गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी का 17वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है जनसंख्या और विकास। तो देखिए हमारे देश में जो लोग रहते हैं और उनकी जब जनगणना होती है, गणना करके जब हम उसको काउंट करके बताते हैं तो वही वहाँ की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो देखिए आजकल प्राय लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि अमुक देश की जनसंख्या अधिक है और अमुक देश की कम। इस चर्चा के महत्व को समझने के लिए आइए पहले हम यह समझ लें कि जनसंख्या का क्या अर्थ है। एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित अवधि में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के लिए तीन बातें मुख्य हुई: निश्चित भूभाग, निश्चित अवधि और उसमें निवासियों की संख्या। आपको शायद याद होगा कि 1991 ईस्वी में आपके घर पर एक सरकारी कर्मचारी आया था जिसने आपके घर के सभी सदस्यों की गणना की थी। इसे ही हम जनगणना कहते हैं। जनगणना के आधार पर ही देश की कुल जनसंख्या का पता चलता है। हमारे देश में जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। हमारे देश की जनसंख्या 1947 ईस्वी में लगभग 33 करोड़ थी। सन 1998 ईस्वी में यह जनसंख्या बढ़कर 97 करोड़ भी हो गई। वर्तमान में जनसंख्या 150 करोड़ से भी अधिक है। हमारी जनसंख्या यदि इस दर से बढ़ती रही तो न जाने इस शताब्दी के अंत तक यह कहां तक पहुंचेगी। ऐसा अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 1,70,00,000 लोगों को अपने विशाल जनसमूह में जोड़ लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद हमारे देश का ही स्थान है। हमारे देश के पास विश्व की कुल भूमि का लगभग 2.4% भाग है, परंतु विश्व की जनसंख्या का 16% से भी अधिक भाग इसी भूमि पर रहता है। इससे आप भारत की जनसंख्या की गंभीर समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि देश की जनसंख्या का बढ़ना, घटना अथवा स्थिर रहना निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। पहला, जन्म दर, मृत्यु दर, विदेशों से लोगों का आकर बसना तथा लोगों का अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर बसना। हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि में उपर्युक्त प्रथम दो कारणों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने तथा कुछ भयंकर बीमारियों जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया, प्लेग आदि पर कुछ सीमा तक काबू पा लेने से मृत्यु दर में काफी कमी हो गई, परंतु उस अनुपात में जन्म दर में गिरावट नहीं आई है। इसलिए जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। मृत्यु दर में गिरावट आनी अच्छी बात है। आज जिन देशों में अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल किया है, उन्होंने पहले अपने यहाँ की मृत्यु दर में कमी की है। मृत्यु दर और विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम होने पर माता पिता को यह विश्वास रहता है कि उनका बच्चा उनके बुढ़ापे तक जीवित रहेगा। इस विश्वास के आधार पर वे अधिक बच्चे को जन्म नहीं देने का प्रयत्न करते हैं, किंतु हमारे देश में लोगों में इस प्रकार का विश्वास अभी तक नहीं बना है। अधिकांश दंपतियों को पुत्री की अपेक्षा पुत्र की कामना प्रबल होती है, अतः कई पुत्रियों पर भी पुत्र की कामना में वे लोग अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश में कुछ भागों में लड़के लड़कियों का विवाह कम आयु में कर देने की परंपरा है। जल्दी विवाह होने के कारण अधिक बच्चों का जन्म होना स्वाभाविक ही है। हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि के ये कुछ कारण तो है ही, किंतु इन सब के मूल में स्वाभाविक कारण है हमारा अज्ञान, अशिक्षा और गरीबी। इनके कारण ही हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, उतनी ही तीव्र गति से जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग भी बढ़ती जाती है, परंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव में लोग जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन और अच्छी शिक्षा देने की बात तो दूर रही। जनसंख्या बढ़ने से केवल परिवार पर ही बोझ नहीं बढ़ता है, अपितु पूरे समाज और देश को भी अधिक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो देश में अधिकाधिक लोगों को काम करने की आवश्यकता पड़ती है। काम की कमी के कारण उनके बीच बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी की अवस्था में भुखमरी का सामना करना पड़ता है। बेरोजगार लोग भिक्षावृत्ति, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि करने लगते हैं। फलस्वरूप समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही गांव के बेरोजगार लोग काम की तलाश में शहर की ओर भागते हैं, परंतु उन्हें शहर में भी सुख नहीं मिलता। वे धनाभाव के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उन्हें न तो पीने के लिए शुद्ध जल मिलता है, न ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और सारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या का ही परिणाम है कि वन और कृषि की भूमि पर सड़कें, कारखाने, अस्पताल, मकान आज बनते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षा संस्थाओं में
विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में रोगियों के लिए जगह नहीं है, बसों और गाड़ियों में यात्रा करना कठिन हो रहा है, सभी जगह भीड़ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हमारे सामने समस्याओं का अंबार लग गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या आज हमारे लिए अभिशाप बन गई है। इसका आशय यह नहीं है कि जनसंख्या सदैव अभिशाप होती है। यह जनसंख्या नियंत्रित हो, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो, आवश्यकता अनुसार शिक्षित हो और उसे उत्पादक कार्यों में लगाया जाए तो वह अभिशाप नहीं होती। सभी के लिए रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाए तो जनसंख्या अभिशाप बनने के बदले वरदान हो जाती है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जनसंख्या में यदि हम उचित निवेश करें तो वह हमारे विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। उचित निवेश से तात्पर्य है कि संसाधनों का उत्पादनों के लिए विनियोग, अर्थात देश के संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी को शिक्षा और काम करने के अवसर दिए जाएं। सुशिक्षित और कुशल कर्मी व्यक्ति ही देश की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और वे ही उद्योगों और कृषि विकास में सहायक हो सकते हैं। उत्पादन वृद्धि से ही देश समृद्ध होगा और गरीबी दूर होगी। इस दृष्टि से जनसंख्या किसी भी देश के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। वास्तव में हमारे देश में जनसंख्या अधिक है, वहीं अधिकांश लोग अशिक्षित भी हैं। इसी कारण हमारी जनशक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः आवश्यक है कि एक और वर्तमान जनसंख्या को शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा अधिक कार्यकुशल और उत्पादक बनाया जाए और दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के उपाय भी किए जाएं। इसी प्रकार की दोहरी नीति से हमारा देश खुशहाल और समृद्ध बन सकता है। थैंक यू।